एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ हिस्ट्री में। हमने हमारे मध्यकालीन भारत की सीरीज शुरू कर रखी थी, जिसमें कि हमने अरबों के आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण और गुलाम वंश को पढ़ना शुरू कर दिया था। गुलाम वंश का हमने एक पार्ट देख लिया, जिसमें कि हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा और इल्तुतमिश की कुछ उपलब्धियों को देखा। बाकी इल्तुतमिश की कुछ विशेषताएं हैं जो आज रहती, जो कि हम आज पढ़ेंगे। चलिए देखिए कि इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक। इल्तुतमिश जो था वो काफ़ी न्यायप्रिय था, वो काफ़ी न्याय में ज़्यादा विश्वास करता था। कि इल्तुतमिश जो था एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता जो था वो इसके समय में बनकर आया था, बाहर का यात्री था, जो कि इसके समय दूत बनकर आया था यहाँ पर घूमने के लिए। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति जो है इल्तुतमिश से न्याय मांग सकता था, न्याय की पुकार कर सकता था। कि जिसके साथ भी कोई अन्याय हो रहा है, जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर उसको न्याय नहीं मिला है तो वो जो इल्तुतमिश का महल था उसके सामने घंटियां लगी हुई थी। इन घंटियों को बजाकर जो है अपनी न्याय की मांग कर सकता था। उसकी मांग को राजा पूरी करता था, उसकी बात को सुनता था। मतलब कि इतना न्यायप्रिय शासक था। रणथंभोर को जीतने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश ही था। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक आए, आराम शाह, उनमें से किसी ने भी रणथंभोर को नहीं जीता था। याद रखना, पूछा जा सकता है कि रणथंभोर जीतने वाला पहला शासक कौन था, सुल्तान शासक या सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत में, तो वो था रणथंभोर। अगला पॉइंट है कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। उसने, देखो हमने ऊपर पढ़ा भी था कल इसके बारे में कि इल्तुतमिश ने चांदी का तो टंका चलाया था और तांबे का जीतल। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये 2 नए सिक्के चलाए थे। ये जो है शुद्ध अरबी के सिक्के थे, शुद्ध अरबी के। तो इसलिए प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने कि शुद्ध अरबी के सिक्के, तांबे का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी शुरू की। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने, कि ग्वालियर को जीतने के बाद जब इल्तुतमिश ने नए सिक्के डलवाए तो उसने जो है सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया का नाम भी लिखवाया था। अपनी पुत्री किसका? रजिया का नाम। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की याद में मदरसा ए मुइज़ी व अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाया। कि मोहम्मद गोरी की याद में बनवाया। एक जो इसका पुत्र था जिसके कि कम ही आयु में मृत्यु हो गई, उसकी याद में इसने दिल्ली में नासिरी मदरसा बनवाया था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण समकालीन साहित्य में दिल्ली को हजराते दिल्ली कहा गया है। कि सांस्कृतिक उपलब्धियां काफ़ी थी, दिल्ली में कई चीज़ों का निर्माण हो रहा था, इसके कारण इसको दिल्ली को क्या कहा गया? हजराते दिल्ली कहा गया था। आगे देख लीजिए कि इल्तुतमिश की कुछ प्रमुख विजय जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा बार पूछी जाती है, तो इनको ज़्यादा याद रखना है हमें। एक तो तराइन के तृतीय युद्ध में और ताजुद्दीन यलदौज को हराया था इसने, कब? 1215 में। अगला 1217 में मंसूरा के युद्ध में नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 में बंगाल विजय की शासक गयासुद्दीन को हराया था। 1227 में सिंध एवं मुल्तान की विजय की नासिरुद्दीन कुबाचा को वापस पराजित किया। 1226 से 31 में इसने राजपूतों पर विजय की और 1235 ईस्वी में पंजाब के खोखरों पर विजय की। पंजाब के खोखरों वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंजाब के खोखरों जाति पर जो है इल्तुतमिश ने कब विजय प्राप्त की, तो 1235 में। आगे है इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, किसके बाद कौन कौन उत्तराधिकारी हुए हैं, तो ये इल्तुतमिश के पुत्र और पुत्रियां दिए हुए हैं, जो कि इसके उत्तराधिकारी आगे इसके पुत्र पुत्री जो थे वो शासक या बनना चाहते थे, लेकिन इसमें से कौन शासक बनेगा आगे? रजिया सुल्तान बनेंगे, वास्तविक सुल्तान। लेकिन इससे पहले इसके 2 भाई जो हैं वो भी इससे आगे बनेंगे शासक। देखिए, चलिए देखते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी 1236 से 66 तक कौन कौन हुए। सबसे पहले तो हुआ रुकनुद्दीन फिरोज शाह, 1236 से 36 तक, ये कुछ महीने ही रहा, ये इल्तुतमिश का पुत्र था। उसके बाद रजिया बनी 1236 से 40, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी।
रज़िया सुल्तान काफ़ी फेमस है। 4 साल तक ये रही हैं, 1236 से 1240। अगला है बहराम शाह, 1240 से 42, ये इल्तुतमिश का पुत्र था। अगला आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 46, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, जो कि इसका बड़ा बेटा था ना सबसे ऊपर वाला, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र बना 1242 से 46। अगला है नासिरुद्दीन महमूद शाह, ये इल्तुतमिश का पोता था, मतलब नासिरुद्दीन महमूद का बेटा। इतने शासक बने, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो रज़िया सुल्तान है, क्योंकि ये एकमात्र महिला सुल्तान थी जो कि दिल्ली सल्तनत में गद्दी पर बैठी थी। इससे पहले इसमें और बाकी जो दिल्ली सल्तनत में हम आगे जो जिस सुल्तान को पढ़ेंगे सारे जो है पूरी सी शासक बने थे, लेकिन एकमात्र महिला शासिका थी रज़िया सुल्तान, जो कि काफ़ी फेमस थी, काफ़ी बहादुर भी थी। एक इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था, कि जिसको भी न्याय चाहना होता था या जो शेरों पर लगी घंटियों को बजाता था, वो लाल वस्त्र पहनकर ही अपने न्याय की मांग करता था या गुहार लगाता था। अब देखिए चौथा शासक इल्तुतमिश के बाद हम देखते हैं कौन आएगा, फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, 1236। कुछ महीने ही शासक रहा, इसलिए इसका टाइम पीरियड सिर्फ 1236 ही दिया। 1236 में ही गद्दी पर बैठा और 1236 में ही वापस गद्दी से हट गया। देखिए इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले अपना राज्य अपने पुत्री रज़िया को सौंपने की इच्छा व्यक्त की, कि जब ये इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा हुआ था तो इसने तभी अनाउंसमेंट कर दिया था कि मेरी डेथ के बाद जो है मेरी बेटी रज़िया गद्दी पर बैठेगी। लेकिन जो इसके इतने सारे पुत्र थे उन सब ने इसका विरोध किया और वो झगड़ा करने लगे। इसका कारण यह था कि उसके योग्य और बड़े पुत्र लखनौती के शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी। इसका जो सबसे बड़ा बेटा था, जो कि सबसे ज़्यादा योग्य था, उसकी मृत्यु हो गई थी पहले ही, जिसकी याद में इसने मदरसा भी बनवाया था। तो इसने सोचा कि मेरा वो पुत्र तो जो योग्य था वो मर चुका है, अब मेरे एक पुत्री है जो कि उसके बाद योग्य कहलाने के लायक है, तो मेरी पुत्री ही मेरे बाद जो है गद्दी पर बैठेगी। इसने इल्तुतमिश ने ऐसी घोषणा की अपने मरने से पहले। उसका छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो एक दुर्बल और असक्षम था। दुर्भाग्यवश इल्तुतमिश की है इच्छा जो है पूरी नहीं हो सकी। तुर्क अमीर जो थे, तुर्क अमीर कौन थे, जो दिल्ली में जो अमीर लोग जो रहते थे, कि जो अमीर मतलब कि इल्तुतमिश के दरबार में रहने वाले, जिनकी मतलब कि राजा को सलाह लेता था। अमीर जो है ये राजा को सलाह देते थे, इसके प्रशासन में हेल्प करते थे, कि इनका काम था राजा को सलाह देना और थोड़ा बहुत सलाह मशवरा करना। तो इन्होंने जो है एक स्त्री को राज्य करते हुए देख अपना अपमान समझा, कि जब तक हम पुरुष हैं, कि मुस्लिम लोगों में ये था कि जब तक हम मर्द जिंदा हैं एक स्त्री जो है गद्दी पर नहीं बैठ सकती, एक स्त्री के आगे हम काम नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे, एक स्त्री को हम अपनी राजा के रूप में नहीं देख सकते, एक पुरुष ही जो है वो गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि अपना अपमान समझते थे। अनेक तुर्क अमीरों, फिरोज शाह की माता, शाह तुर्कान और अनेक इक़्तिदारों ने षड्यंत्र रचकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में सुल्तान घोषित कर दिया, कि जो फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता थी शाह तुर्कान, इसने और जो बाकी जो अमीर जो थे चाहते थे कि रज़िया सुल्तान शासक ना बने, इन सभी ने मिलकर षड्यंत्र रचा और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में इल्तुतमिश के डेथ के तुरंत बाद गद्दी पर बैठा दिया। फिरोज शाह जो था वो सुल्तान तो बन गया, परंतु वह राज्य पर नियंत्रण नहीं रख सका। वास्तविक सत्ता जो थी वो इसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में चले, कि जो कि एक क्रूर महिला थी, एक खराब थी, एक स्ट्रिक्ट थी, जिसने कि प्रजा को बिल्कुल भी सुख नहीं दिया, सिर्फ प्रजा पर टैक्स लगाए, कर लगाए और अत्याचार किया। इल्तुतमिश के छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर उसकी हत्या करवा दी इसने, शाह तुर्कान ने, क्योंकि इसकी जो सौतेली माँ हो गई। प्रशासन पर नियंत्रण जो था वो ढीला पड़ गया, जनता पर भी काफ़ी अत्याचार होने लगे। फलते पूरे राज्य में जो है असंतोष व विद्रोह छा गया, क्योंकि शाह तुर्कान जो थी काफ़ी अत्याचारी महिला थी। फिरोज शाह को अपने भोग विलास से ही छुट्टी नहीं थी, कि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह नाम मात्र का गद्दी पर बैठा था शासक, वो सारा दिन भोग विलास में ही डूबा रहता था। और इसकी माता जो शाह तुर्कान थी वो प्रशासन चला रही थी और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी और जनता पर अत्याचार कर रही थी। जनता भी इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। अब तो दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रज़िया जो है मुल्तान
रजिया मुल्तान लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग का प्रतीक था। जो लाल वस्त्र इल्तुतमिश के समय नमाज के अवसर पर जनता के सामने उपस्थित हुई, लाल वस्त्र पहनकर कि मुझे न्याय मिले जनता के सामने। इसने जनता से न्याय मांगा कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं गद्दी पर बैठूं, उनकी इच्छा थी, और पिताजी के समय में जो है लाल वस्त्र पहनकर ही न्याय की मांग की जाती थी। तो मैं अपने लिए न्याय मांगती हूँ कि मुझे राजा बनाया जाए। उसने शाहतुर खान के अत्याचारों एवं राज्य में फैली अव्यवस्था का भी वर्णन किया। जनता को बताया कि आप सबको पता है कि शाहतुर खान गद्दी पर बैठी हुई है और वो कितना हम पर अत्याचार कर रही है। और जनता को रजिया ने आश्वासन दिया कि शासक बनकर वह शांति स्थापित करेगी और सुव्यवस्था स्थापित करेगी, कि उसको शासक बनाओ, मेरा साथ दो राजा बनने में, मतलब रानी बनने में, और मैं शांति की स्थापना करूंगी राज्य में और व्यवस्था को अच्छी तरह से संभाल लूंगी। इसने जनता को यकीन दिलवा दिया रजिया ने। रजिया से तुर्क अमीर और अन्य व्यक्ति जो है प्रभावित हो ये उठे क्योंकि रजिया ने एक तो इतने अच्छे तरीके से अपने बारे में एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, जनता जो थी वो इस शाहतुर खान के कारण जो इतनी तंग हुई पड़ी थी कि अब उनको चाहते थे वो कि कोई अच्छा सा शासक जो गद्दी पर बैठ जाए और हमारे दुखों से पीछा छूट जाए, जो हम पर अत्याचार हो रहे हैं, टैक्स बढ़ा रखे हैं इसने शाहतुर खान ने, कैसे भी इनसे पीछा छूट जाए। इसलिए जो इन्होंने रजिया की बात पर जनता ने यकीन कर लिया। क्रुद्ध जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर जो है शाहतुर खान को गिरफ्तार कर लिया और रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा तब उसे भी कैद कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार नवंबर 1236 में रजिया जो है सुल्तान के पद पर बैठ गई, कि इसलिए इसका टाइम पीरियड जो है शाहतुर खान और इसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो टाइम पीरियड है वो कुछ ही समय का, कुछ महीने का ही माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारत की एकमात्र मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान के बारे में। मुस्लिम भारत की एकमात्र महिला शासिका जो कि गद्दी पर बैठी और उसने शासन को संभाला भी। इसका 4 साल का टाइम पीरियड है, 1236 से 1240। रजिया सुल्तान। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी। इसके बाद कोई भी महिला जो है वो गद्दी पर नहीं बैठी। रजिया सुल्तान। रजिया ने सैनिक वेशभूषा धारण की, पर्दा प्रथा छोड़ दिया, मतलब कि मुंह पर पर्दा लगाने के जैसे मुस्लिम समाज में रखते हैं ना महिलाएं बुर्का पहनकर, तो उसने बुर्का पहनना छोड़ दिया। पुरुषों की जैसी वेशभूषा धारण करने लगी, कुबा लंबा कोट पहनने लगी और ऊपर टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी, जैसे कि राजा बैठते थे। लंबा सा परिधान पहनकर, वो नीचे घुटनों तक का कोट पहनकर, ऊपर टोपी पहनकर। और रजिया सुल्तान ने हाथी पर चढ़कर जो जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी। सिंहासन पर बैठती रजिया ने कूटनीति से काम लिया, मतलब कि चालाकी से काम लिया, तेज बुद्धि से काम लिया, क्योंकि सारा प्रशासन बिगड़ा हुआ था। शाहतुर खान ने पूरे प्रशासन को खराब कर रखा था, तो इसने कूटनीति से काम लेते हुए जो है प्रशासन को संभाला। और जो अमीर वर्ग इसका विरोध कर रहा था स्त्री होने का, कि जो ये स्त्री है गद्दी पर नहीं बैठ सकती, उसने जो है अमीर वर्ग में फूट डलवा दी, इनके बीच में आपसी दूरी पैदा कर दी, ताकि ये कभी आने वाले टाइम पीरियड में रजिया का विरोध ना कर सके। ठीक है, आगे देखिए कि रजिया ने अबिसिनियाई निवासी एक गुलाम मलिक था याकूत, उसकी आवश्यकता को ज़्यादा महत्व दिया और उसे अमीर आखुर की उपाधि दी और असफ साला के प्रधान पर नियुक्त कर दिया। इससे अमीर वर्ग जो है काफ़ी नाराज़ हो गए, किसने जो है इसको याकूत को काफ़ी वो दे दी, प्रसिद्धि दे दी और इसकी हेल्प कर रही है और इसको अच्छे अच्छे पद भी दे दिए। बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया, जो उस समय बठिंडा का सरदार था अल्तुनिया, ने विद्रोह कर याकूत की तो हत्या कर दी, साथ ही रजिया को बंदी बना लिया। किसने? बठिंडा के सरदार अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। रजिया ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी कर ली। उसने दिमाग लगाया कि अगर ये अल्तुनिया हमारा विरोध कर रहा है तो विरोध में जो है ये हम मुझको गद्दी से भी उतार सकता है, इसलिए इसने कूटनीति से काम लिया और अल्तुनिया से प्रेम विवाह का नाटक कर उससे जो है शादी कर ली इसने। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली, क्योंकि उस बहराम शाह को पता चल गया कि रजिया के खिलाफ तो विद्रोह हो रहा है, जनता जो है
जनता इतनी बगावत नहीं कर रही थी, लेकिन जो ये सूबेदार था अल्तोनिया, ये रजिया के पीछे पड़ा हुआ है और ये रजिया को मार देगा। उसके याकुत को जो उसने प्रधान नियुक्त किया था उसको तो मारे थे, इसलिए इसने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया। और जो तुर्क अमीर थे जो कि रजिया को पसंद नहीं करते थे, उनके सहयोग से इसने सत्ता को, गद्दी को हथिया लिया। उस समय जो है रजिया दिल्ली में नहीं थी। बठिंडा से दिल्ली आते समय अल्तोनिया व रजिया दोनों को जो है मार दिया गया 14 अक्टूबर 1240 को। उनको पकड़कर जो है बंदी बना लिया गया और उनका वध कर दिया गया। कब? 1240 को। इसलिए इसका टाइम पीरियड काफ़ी छोटा माना जाता है रजिया सुल्तान का, 4 साल, 1236 से 1240। अब जो इसका भाई था रजिया का, मोइजुद्दीन बहराम शाह, ये गद्दी पर बैठता है 1240 से 42 ईस्वी तक। कि रजिया के बाद 1240 में बहराम शाह सुल्तान बना, परंतु वह कुछ ही समय तक गद्दी पर रह सका। वह नाम मात्र का सुल्तान था, क्योंकि इसमें इतनी योग्यता नहीं थी, इतना अच्छा शासक नहीं था। राज्य की वास्तविक शक्ति का संचालन जो है 40 गुलामों का दल ही करता था, जिसकी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। 40 गुलामों का, सरदारों का एक दल बनाया था ना उसने, जिसमें कि टैलेंटेड सरदार थे, काफ़ी शक्तिशाली थे, तो उनके हाथ में सारी पावर आ गई राज्य की इस किस्म, क्योंकि इसमें तो इतना अक्ल थी नहीं, ये सारा दिन ऐसे भोग विलास में डूबा रहता था। तो बहराम शाह में इतनी योग्यता नहीं थी, इसलिए 40 गुलामों का दल जो था ये शासन को चलाता था। शासक पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्की अमीरों ने नायब ए मुमलकत मतलब कि संरक्षक का एक पद बनाया और उस पर एतगिन को बिठा दिया, बहाल दिया, मतलब कि बिठा दिया। परंतु उसकी बढ़ती शक्ति से आशंकित होकर बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा डाली। बहराम शाह ने इस एतगिन को मरवा दिया, इस पद को ही ख़त्म कर दिया। पद को ख़त्म नहीं किया कि मतलब इसको मरवा दे, क्योंकि एतगिन जो था उसको काफ़ी चालाक लगा। एतगिन की हत्या के बाद बदरुद्दीन सुंकर रूमी ने नायब के अधिकार प्राप्त कर लिए। उसने बहराम शाह की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु स्वयं ही मारा गया। इन हत्याओं से तुर्की अमीर जो थे वो भयभीत उठे कि जो हमने नया पद बनाया है, इस पर ये जो लोग बैठ रहे हैं ये सारे चालाक हैं और ये जो है राजा को मारने की कोशिश करें, कहीं ये हमारा भी काम तमाम ना कर दें। तुर्क अमीरों के मन में ये डर पैदा हो गया। भयभीत तो उठे, उन लोगों ने सुल्तान को पदच्युत करने का षड्यंत्र रच लिया। कि जो तुर्क अमीर थे उन्होंने सोचा कि राजा में तो इतनी अक्ल है नहीं, ये हमारे रक्षा कर नहीं सकता, और ये जो इस नायब के पद पर लोग बैठ रहे हैं कहीं ये हमारा काम तमाम ना कर दें, हमें ये मार ना दे। इसलिए इन्होंने राजा को ही गद्दी से हटाने की सोच ली, किस जगह किसी योग्य को गद्दी पर बैठाएंगे ताकि वो हमारे इस नायब के जो है इससे सुरक्षा हमारी कर सकें। 1241 में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। बहराम शाह के समय में लाहौर पर किसने? मंगोलों ने आक्रमण किया। 13 मई 1242 ईस्वी को बहराम शाह की हत्या कर दी गई, मतलब इसको भी मार दिया गया। इससे पहले रजिया सुल्तान की भी हत्या की गई थी। अब आगे शासक आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 4 साल शासक रहता है 1242 से 46 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, कि जो रजिया सुल्तान से पहले जो बना था ना शासक, जिसकी माता शाह तुर्कान थी, तो इसका पुत्र था ये, और इल्तुतमिश का पोता हो गया। मसूद शाह भी एक दुर्बल था और अयोग्य व्यक्ति था, यह नाम मात्र का ही शासक था। अब जो है मलिक कुतुबुद्दीन हसन नायब और अबू बकर वजीर बने। ये दो जो वजीर मीन्स कि आज के टाइम का प्रधानमंत्री बोल दो या फिर वजीर बोल दो, कौन बने? कुतुबुद्दीन हसन नायब और अबू बकर। बलबन को हाँसी का इक्ता प्राप्त हुआ। बलबन की एंट्री यहाँ से शुरू हो चुकी है। किसके टाइम पीरियड से? अलाउद्दीन मसूद शाह। जो बलबन था ये काफ़ी शक्तिशाली था और यहीं आगे जाकर जो है दिल्ली सल्तनत में एक शक्तिशाली शासक भी बनेगा, याद रखना। ये आ गया ना, बलबन को हाँसी का इक्ता मिला। शासन का वास्तविक सत्ता जो है वजीर मुहाजुबुद्दीन के हाथों में था, जो कि एक तजाकिस्तान का गैर तुर्क था, मतलब कि तुर्की नहीं था। धीरे धीरे बलबन ही सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया, क्योंकि बलबन जो था वो काफ़ी चालाक था। मसूद शाह के समय में पुनः मंगोलों का आक्रमण हुआ। 1245 में मंगोलों ने उच्च पर अधिकार कर लिया, उच्च जो जगह है उच्च राज्य पर अधिकार कर लिया। बलबन ने अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर मंगोलों को मार भगाया, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड था, काफ़ी चालाक था, तो इसने जो है
इसमें सैनिक योग्यता भी थी, सारे युद्ध लड़ने के तरीके जानता था और चालाकी से काम लेता था। तो इसने चालाकी से काम लिया और अपनी योग्यता के बल पर जो है मंगोलों को मार भगाया और उच्च को जो है पुनः जीत लिया, पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला ले गया। बलबन किस कार्य से जहाँ उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि इसकी काफ़ी तारीफ हुई। तुर्क सरदारों ने कहा कि बलबन ने बहुत अच्छा काम किया कि जो है मंगोलों को बाहर भगा दिया, क्योंकि मंगोल जो थी एक खूब ही खूंखार आक्रमणकारी जाति थी, जो कि सिर्फ आक्रमण करती और लूट कर चली जाती थी। तुर्क अमीरों ने इसकी काफ़ी प्रशंसा की, तारीफ की बलबन की। अमीरों में सुल्तान महसूद शाह के प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई कि जो ये एक बलबन था, ना मात्र का ना इक़्तिदार, इसने तो हमारे मंगोलों से सुरक्षा कर दी, जबकि हमारा जो राजा है गद्दी पर बैठा है उसमें कुछ गुण ही नहीं है, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए जो है लोगों में नफरत पैदा हो गई तुर्क सरदारों में कि इसको भी जो है गद्दी से हम उतारेंगे, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, ये शासन को अच्छी तरह से नहीं संभाल रहा है। बलबन ने षड्यंत्र रचकर मसूद शाह को गद्दी से 10 जून 1246 ईस्वी को हटाकर कैद कर लिया और कैद खाने में जो है इसकी मृत्यु हो गई मसूद शाह की। अब आता है नासिरुद्दीन महमूद शाह, नेक्स्ट शासक। यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले शासकों के नाम आ रहे हैं, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ऐसे ऐसे, तो इनको बच्चे याद करना पड़ेगा। 2-3 बार जब नज़रों से निकालोगे तब याद होंगे, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट तो अभी तक तो 2 ही आए हैं, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में इनका कर्म पूछ लिया जाता है, गुलाम वंश के शासकों का, कि इनको कर्म से लगाइए, उस समय यहाँ पर दिक्कत आ जाती है और इनको याद करना पड़ता है। देखिए कि 10 जून 1246 को युवा नासिरुद्दीन महमूद जो है शमसी मालिकों द्वारा सुल्तान के पद पर बैठा। उसने तुर्की अमीरों की शक्ति का अंदाज़ा लगाकर सारी सत्ता जो है चालीसा के सरगना और नायब बलबन के हाथों में सौंप दी। किसको? तुर्की अमीरों की शक्ति का अंदाज़ा था कि ये गद्दी से हमें उतार भी सकते हैं, इसलिए इस जो बलबन था ये काफ़ी तेज़ था, तो इसने जो है बलबन के हाथ में सारी सत्ता सौंप दी कि तुम संभाल लो भाई, भी तुम टैलेंटेड हो, दिमाग भी है तुम में ज़्यादा, मेरे से तेज़ बुद्धि है और तुम्हें सैनिक योग्यता भी सारी, तो इसलिए तुम संभालो, राजा मैं बना रहता हूँ गद्दी पे। और वह नाम मात्र का शासक बनकर संतुष्ट हो गया। वो झंझट नहीं लेना चाहता था, अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना चाहता था। फलतः तुर्की अमीर और सुल्तान के बीच चलता आ रहा सत्ता का संघर्ष जो था वो खत्म हो गया। नासिरुद्दीन ने बलबन के सहयोग और षड्यंत्र से ही गद्दी प्राप्त की थी, अतः वह बलबन के आगे असहायता मतलब कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जो है बलबन ने ही इसको सपोर्ट किया था जब यह गद्दी पर बैठा था। कुतलुग खान, जिसे कि नासिरुद्दीन महमूद की माता मल्लिका ए जहान से विवाह कर लिया और अवध का एकता प्राप्त कर स्वतंत्र शासक बन गया। आगे कि 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। वह सस्सी वंश का अंतिम शासक था। सस्सी वंश कौन सा था? जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इस वंश का यह अंतिम शासक था। कौन? नासिरुद्दीन। इसका कोई पुत्र भी नहीं था, इसलिए अगला शासक जो है गयासुद्दीन बलबन बना, जिसने कि एक नए वंश की स्थापना की। किसकी? बलबनी वंश की स्थापना कर दी गयासुद्दीन बलबन ने, बलबनी वंश की स्थापना की। अभी बलबन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए, काफ़ी टैलेंटेड बंदा था। इसका शासन भी जो है देखिए आप काफ़ी लंबा था, 1266 से 86, 20 साल तक इसका शासन चला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अभी एक जो देखिए रजिया के एक प्रेम कथा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इतिहास में प्रथम बार हुआ जब इल्तुतमिश ने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया को सलाहकार के रूप में जमात उद दिल याकूत मिले, मतलब याकूत, पूरा नाम याद ना रखूँ तो याकूत रख सकते हो, क्योंकि याकूत ही आता है एग्जाम में ज़्यादा। याकूत मिला जो कि एक गुलाम था। रजिया जो है याकूत से प्रेम करने लगी, दोनों आपस में प्रेम करने लगे। दोनों के बीच विकसित हो रहे अतरंग संबंध की बात जो है मुस्लिम वर्ग को पसंद नहीं आई कि हमारी जो है रानी भी रजिया बनी हुई है और वह ऐसे किसी मतलब गुलाम से जो है प्रेम संबंध बना रही, गुलाम से प्रेम करती है। तो ये तुर्क अमीरों को ये बात रास नहीं आई, इसलिए इन्होंने इसका रजिया का ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। याकूत तुर्की नहीं था, तुर्की भी नहीं था और एक गुलाम भी था। रजिया ने याकूत को असवसाला का अधिकारी बना दिया कि जहाँ पर घोड़ों के संभाल रखते हैं ना, वहाँ का मेन प्रधान इसको नियुक्त कर दिया।
इसका परिणाम यह हुआ कि रजिया के प्रति जो तुर्क अमीर थे उनके मन में ज़्यादा घृणा उत्पन्न हो गई, ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे। रजिया और बठिंडा के राज्यपाल अल्तोनिया, पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बठिंडा के राज्यपाल बोल दो या फिर सूबेदार, इतना नाम याद रखो, अल्तोनिया के बीच में युद्ध हुआ, रजिया के बीच में और अल्तोनिया के बीच में, जिसमें कि याकूत जो था इसका प्रेमी जो था रजिया का, वो मारा गया और रजिया को इसने अल्तोनिया ने बंदी बना लिया। बठिंडा के सूबेदार अल्तोनिया ने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। मरने के डर से रजिया जो थी अल्तोनिया से शादी करने को तैयार हो गई कि मेरा जो प्रेमी था, इसलिए वो भी मर गया। इसी बीच रजिया के भाई बहराम शाह ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तोनिया, अब अल्तोनिया के मन में भी लालच आ गया कि रजिया से मेरी शादी हो गई है और रजिया जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई, तो मैं आसानी से दिल्ली को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं भी दिल्ली का शासन संभाल सकता हूँ। इसलिए ये भी लालच में आकर इसने रजिया से शादी कर ली और दोनों जो है बठिंडा से दिल्ली आ रहे थे, तो रास्ते में जो है इनको मृत्यु करवा दी बहराम शाह ने, क्योंकि बहराम शाह को पता चल गया था कि अल्तोनिया के साथ रजिया की शादी हो गई है। अब अल्तोनिया रजिया का विरोध नहीं कर रहा और वो दोनों दिल्ली आ रहे हैं। तो बहराम शाह को जब ये पता चला तो बहराम शाह ने इनकी रास्ते में आते टाइम जो है इनकी हत्या करवा दी और पति अल्तोनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें इसकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वे कैथल हरियाणा पहुंचे, जहां रजिया की सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां जाटों से हुए संघर्ष में 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा था, कि जो इनको मार दिया था इसलिए गद्दी से हटना पड़ा। अब आगे देखिए कि रजिया सुल्तान कौन थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि रजिया सुल्तान का नाम शाही नाम था जलालात उद दिन रजिया। इतिहास में जिसे रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, इसका पूरा नाम ये है जलालात उद दिन रजिया, जलालात उद दिन रजिया। लेकिन इतना नहीं पूछा जाता क्योंकि इसका पूरा नाम तो रजिया सुल्तान था। रजिया 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर 3 वर्ष 6 महीने और 6 दिन शासन किया इसने। रजिया सुल्तान मुस्लिम व तुर्की इतिहास की प्रथम महिला शासिका थी, इसलिए इसका नाम ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये प्रथम महिला शासिका थी और योद्धा भी थी। इसने पुरुषों की तरह वेशभूषा धारण की, सिर पर टोपी पहनकर गद्दी पर बैठना शुरू किया, पर्दा प्रथा को इसने त्याग दिया था और हाथियों पर बैठकर जो है वो जनता के बीच में जाती थी। इसलिए जो है इसकी खास विशेषताओं के कारण इसको ज़्यादा जाना जाता है। इसकी कुछ उपाधियाँ देंगे, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो हमारा इम्पोर्टेंट आगे आएगा वो है बलबन। बलबन के बाद जो है ये कैकोबाद आएगा, फिर क्यूमर्स, फिर जो है गुलाम वंश ख़त्म हो जाएगा आपका। छोटा ये जो है बलबन को और कैकोबाद को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आज आपको इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और इसके बीच में जो छोटे छोटे शासक आए 2-2, 3-3 साल के लिए, उनके बारे में अच्छे से पता चला होगा। आप इनको बार बार देखिए, इनका टाइम पीरियड इतना नहीं, लेकिन इनका नाम ज़रूर पूछा जाता है काल कर्म के अनुसार या फिर कर्म के अनुसार इनको लगाइए। टाइम पीरियड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कर्म पूछा जाता है, इसलिए इनके कर्म को याद करना पड़ेगा। इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पर बैठा, उसके बाद कौन, रजिया के बाद कौन कौन शासक बलबन से पहले गद्दी पर बैठे थे। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।